Assalamu alaikum guys, I hope you are doing well. I am Mohammed Tayyib and today our topic is marriage essentials के वाले से डिस्कस करेंगे. देन फिर उसके जो है ना हम टाइप्स काइंड्स के वाले से डिस्कस करेंगे और फिर जो है ना हम उसकी रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के वाले से डिस्कस करेंगे. देन फिर हम डावर और देन फिर हम कॉन्सेप्ट ऑफ डावर और तलाक के वाले से जो है ना वो सेपरेट लेक्चर्स जो है ना उनके साथ हम इनको डिस्कस करेंगे. मुस्लिम पर्सनल लॉ के वाले से ये आज का हमारा जो है ना वो 5th वाला लेक्चर है. ठीक है, उससे पहले जो है ना वो कुरान सुनना और इजमा के वाले से पहले डिस्कस हो चुके हैं. तो आज का हमारा टॉपिक जो है बेसिकली असेंशियल ऑफ मैरिज के वाले से है. इस्लाम में जो है ना वो इसको निकाह का कॉन्सेप्ट जो है ना वो कंसीडर किया जाता है. कॉन्सेप्ट ऑफ निकाह के वाले से असेंशियल जो है निकाह के मतलब एक जो वैलिड निकाह है वो किस तरह होता है, क्या प्रोसीजर है. ठीक है, ये डिस्कस करेंगे. इसमें डिटेल से नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके ऊपर पूरी बुक्स लिखी हैं. अगर हम उनको डिस्कस करने लग के तो वो बुक्स पे ही जो है ना हमारा 1-2 मंथ गुजर जाएगा. ठीक है, तो हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ जो है ना इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इट्स अ मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो निकाह का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है. और सिविल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए उसके कुछ एसेंशियल्स हैं जो कि फुलफिल होने लाजमी है. ठीक है, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट के वाले से पढ़ा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल करने के लिए कौन कौन से एसेंशियल्स रिक्वायर्ड है. लेकिन जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है इसको भी फुलफिल करने के लिए, क्योंकि ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो वही चीज़ें इसमें पाई जाएंगी. ठीक है, फ्री कंसर्ट होनी चाहिए, कॉन्सिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल होना चाहिए सारा कुछ. ठीक है, अब इसमें लॉफुल क्या होता है, मतलब लॉफुल मीन्स क्या होता है, वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. पार्टीज़ होती हैं इसमें शरीयत के मुताबिक जो है ना इट्स अ मैरिज इज़ अ हलाल कॉन्सेप्ट जो कि लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड को, जो कि चाइल्ड है, ठीक है, ये रिलेशनशिप जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है मैन और वुमेन के दरमियान उनको लीगलाइज करता है. ठीक है, और जो चाइल्ड है उसको लेजिटिमेट करता है. ठीक है, ये बेसिकली निकाह का कॉन्सेप्ट होता है. और इससे जो है वो जो सोशल स्टेटस है वुमेन का वो भी सोसाइटी में जो है ना राइज कंसीडर किया जाता है आफ्टर द मैरिज. ठीक है, ये एक राइट्स और ऑब्लिगेशन जो है ना वो डिटरमाइन करता है. जैसे एक पर्सन जो है वो किसी भी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो उसकी कुछ ड्यूटीज़ उसके ऊपर, उसके कुछ राइट्स और कुछ ड्यूटीज़ जो है ना वो साथ ही उसके ऊपर इम्पोज हो जाती हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है मैरिज के वाले से. एक और मेन चीज़ जो है वो आपके साथ ये डिस्कस करता जाऊँ कि मैरिज जो है ना वो इस्लाम में तो ये कंसीडर किया गया कि मैरिज इज़ नॉट अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, मैरिज जो है ना, क्योंकि इस्लाम में जो कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप ओरल भी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कर सकते हैं. तो मैरिज भी जो है ना वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स यानी कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ठीक है, इस्लाम में अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो जितनी भी मैरिज होती थी वो ओरली होती थी. ठीक है, ओरली जो है ना वो अनाउंस कर दिया जाता था कि ये जो 2 लोग हैं आपस में ये हस्बैंड एंड वाइफ है. तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है. लेकिन पाकिस्तान लॉ की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान लॉ में एक मैरिज का रिटर्न फॉर्म में मौजूद होना लाजमी है एज़ पर द सेक्शन 5 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961. ठीक है, उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि अगर आपने मैरिज किया, आपने शादी की है, ठीक है, और अगर आपने यूनियन काउंसिल से उसको रजिस्टर नहीं करवाया तो उसके ऊपर आपको फ़ाइन इम्पोज हो सकता है. ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट में जो है वो ये मैरिज जो है वो इरेगुलर कंसीडर की जाती है. ठीक है, मतलब अगर आपने उसको रजिस्टर नहीं करवाया यूनियन काउंसिल से. इसके पीछे बैकग्राउंड ये था कि बहुत से लोग शादियां करते थे, जब उनके बच्चे पैदा होते थे तो वो उनको मानने से इनकार कर देते थे. ठीक है, और ये भी मानने से इनकार कर देते थे कि ये जो है ना हमारी मतलब हमने इसके साथ शादी की है. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए जो है ना वो फिर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस आया और उसमें भी ये प्रोविजंस ऐड की गई कि एक जो निकाह है, जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है, उसको रजिस्टर होना लाजमी है. ठीक है, तो बाकी इस्लाम में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने अगर शादी की है लड़का लड़की ने या हस्बैंड जो मतलब वो उन्होंने एक आपस में जो है ना वो मैरिज की है 2 अपोजिट जेंडर ने. ठीक है, तो उसको जो है ना रिटर्न फॉर्म में होना लाजमी है. ये कोई शरीयत में ये कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, ऑर्डरली निकाह होते हैं और शरीयत के मुताबिक. लेकिन पाकिस्तान लॉ जो है ना वो थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करता है. ठीक है, पाकिस्तान लॉ कहता है जो लैंड लॉज हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि एक जो निकाह है उसको रजिस्टर होना लाजमी है. पहली चीज़ तो इसके कुछ फीचर्स हैं. इसको जो है ना वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट और रिलीजियस सेक्रीमेंट भी कहा जाता है. ठीक है, रिलीजियस ओब्लिगेशंस भी इसको कहा जाता है इसको. और ये जो है ना वो सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. ठीक है, और सुन्नत मुअक्कदा है.
आप हमने जब सुन्नत का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने दो सुन्नत को डिस्कस किया था, एक सुन्नत मुक्ता और गैर मुक्ता। ठीक है, सुन्नत मुक्ता जिनको आपने परफॉर्म करना लाजमी है, अगर आप एलिजिबल हो, ठीक है, अगर आप परफॉर्म कर सकते हैं तो आपने आपकी जो है ना वो आप उसको परफॉर्म करना जो है ना उसके ऊपर आपकी ऑब्लिगेशन है। ठीक है, इस्लाम ने ऑब्लिगेटरी कंसीडर किया है कि आप जो है ना उसको परफॉर्म करें। नो मैरिज विदाउट कंसर्न, विदाउट कंसर्न जो है ना वो मैरिज नहीं हो सकती। ठीक है, अगर कंसर्न नहीं है लड़की की तो फिर भी जो है ना वो मैरिज नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अगर जो है ना वो, और अकॉर्डिंग टू लैंड लॉज भी, अगर तो लड़की की कंसर्न नहीं है तो मैरिज नहीं हो सकती, लड़के की कंसर्न नहीं है तो भी मैरिज नहीं हो सकती। ठीक है, आप चाहे लैंड लॉज की बात करें चाहे इस शरीयत की बात करें, डिफरेंट वेरियस काइंड है डिज़ोल्व करने के लिए मैरिज को। ठीक है, मतलब अगर आप उनके दरमियान जो राइट्स और ड्यूटीज़ जो हैं, जो ऑब्लिगेशन क्रिएट हुए हैं वो उनको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो अब उनको ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, मैं अपनी मैरिज को डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो वो थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है ना वो आप मैरिज को डिज़ोल्व कर सकते हैं। ये हम सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इस पर चलेंगे तो वो जो है ना ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद लीगल जो है, लीगल क्या इफेक्ट पड़ते हैं इसके, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि पहले ये था कि जो है ना वो मैरिज को रजिस्टर नहीं था किया जाता। मतलब अगर मैं 1961 की बात करूं तो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है ना वो 1961 को आया। ठीक है, उसमें सेक्शन 5 में ये कंपलसरी कर दिया गया कि जो भी अब मैरिज होगी ना उसको जो है ना वो रजिस्टर करवाना लाजमी है यूनियन कौंसल से। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो ये कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो ये होता था कि लोग जो है ना वो शादी तो कर लेते थे लेकिन मतलब एक दूसरे को, मतलब वाइफ जो है ना वो ये नहीं थी मानती कि ये मेरा हस्बैंड है। ठीक है, वो ड्यूरिंग मैरिज वो जो दूसरी शादी जो है ना वो कर लेती थी। आपको पता ही है कि पॉलीगेमी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इस्लाम में नहीं है एज पर द वुमेन। ठीक है, कि वुमेन जो है ना वो एट अ टाइम दो शादियां नहीं कर सकती इस्लाम में। ठीक है, ऐसे ही अगर हम मर्द की बात करें, मेल की बात करें तो मेल भी एट अ टाइम में जो है ना वो 4 से ज़्यादा शादियां नहीं कर सकता। ठीक है, तो तब ये कॉन्सेप्ट जो है ना था, उसी कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए फिर ये जो है ना मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है ना वो पाकिस्तान में जो है ना इसको लागू करवाया गया। ठीक है, अब जहाँ जिधर भी मैरिज होती है उसको रजिस्टर करवाना लाजमी होता है, लेकिन विद द कंसर्ट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, जो लड़का और लड़की है उनकी कंसर्न जो है ना वो होना लाजमी है। और उसके बाद जो है ना वो जो रिस्ट्रिक्ट किया गया जो पॉलीगेमी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि फीमेल जो है ना वो एट अ टाइम जो है ना वो 2 शादियां नहीं कर सकती, मेल जो है ना वो एट अ टाइम जो है ना वो 4 से ज़्यादा शादियां नहीं कर सकता। रेलिवेंट्स प्रोविजंस अगर हम इसकी डिस्कस करें तो मोहम्मदन लॉ जो है सेक्शन 250 से 255 ऑफ द मोहम्मदन लॉ जो है ना इससे डील करता है। और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का 1961, इट्स नॉट अ 51, इट्स अ 61, सेक्शन 5 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है ना वो इससे डील करता है। ठीक है, अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो मैरिज मीन अ वेडलॉक। ठीक है, जिसमें जो है ना वो जो हस्बैंड और वाइफ है उसको उसका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, ठीक है, उसको लीगलाइज किया जाता है। ठीक है, जो सेक्सुअल रिलेशन है ना उसको लीगलाइज किया जाता है। और जो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन है ना, ठीक है, उसको लीगलाइज किया जाता है। मतलब अगर आप विदाउट मैरिज अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, तो उसको वो स्टेटस नहीं दिया जाता सोसाइटी में। इस्लाम ने वो स्टेटस नहीं दिया उसको कि एक स्टेटस जो है ना वो हस्बैंड वाइफ के जो लीगलाइज चिल्ड्रन है ना उसको मिला है। ठीक है, मतलब आप जो है ना उसको विरासत में भी उसको हक ये हैं कि उस चिल्ड्रन के जो है ना वो उसको प्रॉपर राइट्स नहीं दिए गए जो कि एक लीगलाइज चिल्ड्रन के जो है ना वो राइट्स होते हैं। ठीक है, तो मैरिज इज़ द वेडलॉक सिचुएशन। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ कि रिलीजियस ऑब्लिगेशन है। ठीक है, रिलीजियस एग्रीमेंट भी कहते हैं इसको, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो है ना वो दो अपोजिट जेंडर जो है वो फ्री कंसर्न के साथ एक दूसरे के रिलेशनशिप में आते हैं। ठीक है, इसके अगर मीनिंग की बात करें तो निकाह इस्लाम में वर्ड यूज़ किया जाता है अक़द। ठीक है, टॉय और नॉट, और इसको ही कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली अक़द मीन्स के कोई ऑब्लिगेशन जो है ना वो क्रिएट की गई हैं। ठीक है, राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट की, तो इस सिविल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन ही क्रिएट करता है। ठीक है, एसेंशियल्स में हम ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एसेंशियल जो है ना वो फुलफिल होना लाजमी। अभी तो सिर्फ हम मैरिज को डिस्कस कर रहे हैं कि मैरिज का इंट्रोडक्शन, देन फिर हमने मीनिंग डिस्कस किया कि इट्स अ वेडलॉक। ठीक है, और रिलेशनशिप जो है हस्बैंड एंड वाइफ का, और उसको लीगलाइज करता है। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स और जो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन है उसको लीगलाइज करता है ये। ठीक है, उसका अगर अब हम डेफिनेशन देखें तो रबीना कोर्सेज वर्सेस अब्दुल रहमान 1988 CLC हदाया में भी यही डेफिनेशन लिखी गई है कि मैरिज इज़ डिफाइंड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट आपको पता ही है कि 2 पार्टीज़ के दरमियान होता है, फ्री कंसर्न के साथ होता है। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट ये है कि प्रोक्रिएशन
एंड लीगलाइज ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको लीगलाइज करना, ठीक है। तो ये बेसिकली हदाया में इसको डिफ़ाइन किया गया। अगर हम अमीर अली की डेफिनेशन देखें तो मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑर्डेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, जिसको जो ना वो सिक्योरिटी सोसाइटी जो ना वो प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी जो ना प्रोटेक्ट कर रही है इन ऑर्डर दैट द ह्यूमन बीइंग गॉड देमसेल्फ फॉर द फॉलनेस एंड अनचेस्टी एंड द लीगलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। ये अमीर अली अकबर की डेफिनेशन है। अगर हम चीफ जस्टिस सरशाह सलमान की डेफिनेशन देखें, जिन्होंने अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफ़ा ये केस लाया है, जिसमें जो ना उन्होंने इसको जो बेसिकली मैरिज का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, इसको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया था, बैलेंस व्यू दिए थे उन्होंने कहा था कि मैरिज जो है ना बेसिकली मुस्लिम लॉ में इट्स अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीजियस एग्रीमेंट, इसको हम सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी कहेंगे, ठीक है। और रिलीजियस एग्रीमेंट्स यानी कि जो रिलीजन ने रस्म और रिवाज बताए हैं मैरिज को परफॉर्म करने के वाले से, ठीक है, मैरिज किस तरह करनी है, एक जो रिलीजियस ने कॉन्सेप्ट बताया है, जो रिलीजियस ने ऑब्लिगेशन बताई है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सुन्नत ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ठीक है। तो ये सुन्नत मुक्ता है, ठीक है, रिलीजियस एग्रीमेंट जो कि परफॉर्म करना जो है ना वो लाजमी है, ठीक है, सुन्नत है जो कि आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेशन थी मैरिज के वाले से। अगर हम इसके एस्पेक्ट की बात करें तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जो है ना वो वुमेन का जो सोशल स्टेटस है उसको राइज करती है, ठीक है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन लगाती है पॉलीगेमी के वाले से। पॉलीगेमी बेसिकली कहते हैं कि मल्टीपल टाइम मैरिज करना, ठीक है। जैसे कि वुमेन को इजाज़त नहीं है इस्लाम में कि वो एट अ टाइम जो है ना वो दो शादियाँ करे, ऐसी मर्द को, मेल को इजाज़त नहीं है वो एट अ टाइम में 4 से ज़्यादा शादियाँ करे, ठीक है। अगर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि बेसिकली जो है ना वो एक स्टेटस बताते हैं मैरिज, ठीक है। मैरिज जो है ना वो एक स्टेटस बताती है मेल और फीमेल का किसी भी सोसाइटी में। आपको पता भी है जब किसी मेल और फीमेल की शादी होती है, ठीक है, तो उसका जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस है सोसाइटी में, वो बढ़ जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है। बहुत से कॉन्सेप्ट जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। ये आपने अपनी सोसाइटीज़ में देखा भी होगा। लीगल एस्पेक्ट ये है कि विदाउट कंसर्न जो है ना वो पार्टीज़ मैरिज नहीं कर सकती, ठीक है। और इसके ऊपर जो लीगल लिमिट्स भी हैं, मतलब आपने मैरिज को जब शादी करनी है, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, एक शादी के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, फ्री कंसर्ट होनी चाहिए, हक महर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए एक जो है ना वो मैरिज के वाले से। ये सारी चीज़ें हम असेंशियल में, डेक्स जो ये असेंशियल है उसमें सारा डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये हम जो है ना अपने टॉपिक को एज अ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो क्लियर कर रहे हैं। रिलीजियस अगर एक्सपेक्ट की बात करें तो मैरिज इज़ अ बेसिक ऑफ सोसाइटी, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये सुन्नत मौक़ूद है, जिसको परफॉर्म करना जो है ना वो लाजमी है, ठीक है। जो कि एक जो है ना वो लीगलाइज रिलेशन बताता है विद द हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है एक मेल और फीमेल का, उसको जो है ना वो लीगल करता है। नेचर अगर हम इसकी बात करें तो इट्स अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दो अपोजिट जेंडर के दरमियान होता है। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1886 जस्टिस महमूद के जो रिमार्क्स हैं वो कहते हैं कि मैरिज इज़ अ हमदल्ला नॉट अ सेक्रीमेंट। इसको आप सेक्रीमेंट नहीं कहते, कह सकते ये इट्स अ प्योर सिविल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये सेक्रीमेंट नहीं है, ठीक है, रस्म रिवाज नहीं है, ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट को हम गवर्न करते हैं ना, पार्टीज़ के ऊपर राइट्स एंड ओब्लिगेशन जो है ना वो डिटरमाइन कर दी जाती हैं और बताया जाता है कि ये आपके राइट्स हैं और ये ड्यूटीज़ आपने परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो अगर उनमें से कोई भी पर्सन अपने राइट्स को जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप जो है ना वो उसके लिए सू कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। तो ये बेसिकली यही कहते हैं कि इट्स अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसको जो ना सोलमिनाइज किया जाता है विद द रेसाइटेशन ऑफ Holy Quran, yet the Muhammad law does not positively prescribe any services peculiar to the occasion, ठीक है। तो ये कहते हैं कि बेसिकली ये जो ना एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि हम सिविल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हमारी डिटरमाइन की जाती हैं, वैसे ही बेसिकली मैरिज भी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और हमारे इसी जो है ना वो निकाह से जो एग्रीमेंट से जो एक जो है ना वो होता है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान, वो एक जो है ना वो पूरा रिलेशन और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डिटरमाइन करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई पर्सन जो है ना वो इस पोजीशन में है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन कर सके, ठीक है, और डॉवर दे सके, हक महर दे सके, दो चीज़ें, तो ही मस्ट गेट हिमसेल्फ मैरिड, तो उसके तो वो जो है ना वो शादी कर ले, ठीक है। दो चीज़ें बताइए, मेंटेन हिज वाइफ, अगर वो अपनी वाइफ को मेंटेन कर सकते और डॉवर दे सकते हैं यानी कि हक महर दे सकते हैं, तो वो ही मस्ट गेट हिमसेल्फ
टू बी मैरिड। तो उसके लिए ऑब्लिगेशन है कि वो जो है ना वो शादी कर ले, ठीक है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसके बाद अगर हम इससे एसेंशियल की बात करें, एसेंशियल ऑफ मैरिज, जो कि सेक्शन 252 ऑफ द मोहम्मद लॉ में लिखे गए हैं, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें सेक्शन की, तो सेक्शन 252 में ये लिखा गया है एसेंशियल ऑफ मैरिज के वाले से कॉन्सेप्ट। अब ये एसेंशियल्स हैं एक वैलिड मैरिज के लिए। कब एक मैरिज जो है, कब एक जो निकाह है उसको हम वैलिड कहेंगे, ठीक है। सुन्नी लॉ में जो है वो निकाह के 3 कॉन्सेप्ट है। मतलब एक जो है ना वैलिड निकाह, जिसको हम रेगुलर निकाह भी कहते हैं, ठीक है। एक जो है ना वो इरेगुलर निकाह। इरेगुलर निकाह होता है कि उसमें कुछ जो प्रोविजंस हैं, जो लॉफुल प्रोविजंस हैं, उनको स्किप कर दिया जाता है या उनको इग्नोर किया जाता है, तो उसको हम इरेगुलर निकाह कहते हैं। यानी कि निकाह ड्यूरिंग इद्दत में निकाह कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो निकाह में विटनेसेस का मौजूद ना होना, ठीक है, निकाह को जो है ना रजिस्टर ना करवाना, तो ये थोड़े इरेगुलर निकाह है। वाइड निकाह, तीसरी जो कॉन्सेप्ट आता है वो है वाइड निकाह, वाइड मैरिज, ठीक है। वाइड मैरिज के जो अनलॉफुली जो है ना वो मैरिज की गई है, ठीक है। मतलब कि आप एक जो औरत है उसने एट अ टाइम 2 शादियाँ की हैं, ठीक है। एक जो मर्द है उसने एट अ टाइम जो है ना वो 5 से 6 शादियाँ की हुई हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो वाइड मैरिज, यानी कि आपने जो है ना वो 4 स्टेज का कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, ठीक है। 4 स्टेज मतलब कि एक जो मर्द है वो किन किन औरतों से शादी नहीं कर सकता, ठीक है। एक जो फीमेल है वो किन किन मर्दों के साथ शादी नहीं कर सकती, यानी कि एक फीमेल जो है वो अपने चाचू के साथ, मामू के साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो इस्लाम ने बताया है। तो अगर आप इसको वैलिड करते हो तो ये वाइड मैरिज में कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अगर हम शिया स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करें तो शिया स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि 2 ही कॉन्सेप्ट है मैरिज के, ठीक है। एक जो है वो वैलिड, जिसको हमने रेगुलर मैरिज कहा था, और एक जो है ना वो वाइड, ठीक है। मतलब जिसको हम टोटली वाइड कॉन्सेप्ट, वाइड मैरिज कहते हैं। उसमें जो हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो कॉन्जुगल राइट्स जो है उनके वो नहीं परफॉर्म कर सकते, जो वाइड मैरिज है, ठीक है। तो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स ने 3 मैरिज की टाइप्स बताई, वैलिड, और जिसको हम रेगुलर मैरिज कहते हैं, ठीक है, इरेगुलर और वाइड। सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट ने सिर्फ 2 बताई, रेगुलर और वाइड मैरिज, ठीक है। सबसे पहले जो एसेंशियल है, अब ये रेगुलर मैरिज के एसेंशियल है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एसेंशियल काम होता है तो वो फिर हम उसको रेगुलर मैरिज नहीं कहेंगे। सबसे पहली तो चीज़ है कैपेसिटी टू मैरी, ठीक है। एक पर्सन जो है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो शादी कर सके। यहाँ पे जो है ना वो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, यहाँ पे मैंने जो है ना वो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की बात की है, ठीक है। कि अगर एक वुमेन और एक मर्द की जो है ना वो एज क्या होनी चाहिए मैरिज के वाले से। देखें जो शरीयत कहती है ना, शरीयत कहती है कि अगर कोई लड़का और लड़की बालग हैं तो वो शादी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लैंड लॉज की बात करें तो लैंड लॉ ये कहता है, चाइल्ड मैरिज स्टेन एक्ट 1929 जो कहता है वो ये कहता है कि एक मेल की जो एज है वो कम से कम 18 साल, और एक फीमेल की जो एज है वो कम से कम जो है ना वो कम से कम जो है ना वो 16 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है ना प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आया, ठीक है, जिसने बोला कि जी जो एज ऑफ मेजोरिटी है गर्ल की वो 18 ईयर और जो बॉयज़ की है वो 21 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। ये एज जो है ना वो डिटरमाइन की गई लैंड लॉज में, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान के जो लॉज हैं उन्होंने, लेकिन शरीयत ये कहती है कि अगर कोई लड़का और लड़की बालिग हैं तो वो निकाह कर सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड स्टेन मैरिज एक्ट 1929 वो कहता है कि एक मर्द, अभी आपने देखा होगा कि बहुत से लड़का और लड़की जो है जब वो 16 से ऊपर जाते हैं, ठीक है, और 18 से उनकी एज कम होती है तो वो शादी निकाह कर लेते हैं आपस में, ठीक है। तो वो कैसे वैलिड होता है, क्योंकि जो चाइल्ड स्टेन मैरिज एक्ट है 29 का, वो ये कहता है कि एक जो है ना मेल जो है वो अगर 18 से ऊपर है, एक दिन भी ऊपर है, तो वो निकाह कर सकता है। ऐसी जो फीमेल है वो 16 से ऊपर है तो वो निकाह कर सकती है। इसके वाले से जो ना एक केस ला भी है। अगर देखिए इसमें उसकी कंसर्न ज़रूरी होनी चाहिए, मतलब जो मेल और फीमेल है उन्होंने आपस में कंसर्न दी हो। 2000 MLD 1886 ये केस ला है जिसमें जो है ना वो फीमेल की जो मैरिज की गई थी वो बिफोर, यानी कि पहले 16 साल की एज से पहले कर दी गई थी, ठीक है। अभी 16 साल एज नहीं थी हुई एक फीमेल की और उसकी जो है ना वो शादी कर दी गई थी, ठीक है। तो द मैरिज वाज नॉट कंज्यूमेटिव, यानी कि उन जो मैरिज थी वो कंज्यूमेट नहीं थी हुई। कंज्यूमेट कहते हैं कि जो सेक्सुअल जो रिलेशन है, ठीक है, वो अभी कंज्यूमेट नहीं था हुआ, ठीक है। तो बोथ बिफोर कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर ऑफ मेल, ठीक है, द मैरिज वाज डिसॉल्व बाय वाइफ। तो वाइफ के पास ये हक है कि वो उस मैरिज को जो है ना वो डिसॉल्व कर सकती है, ठीक है।
ये अगर तो उसकी 16 साल से जो है ना वो कम उम्र में जो है ना वो शादी कर दी जाती है, तो ये उसके पास हक है कि वो उस शादी को जो है ना वो डिसॉल्व कर सकती है, उस मैरिज को जो है ना वो डिसॉल्व कर सकती है। ये उसके पास जो है ना मुकम्मल राइट है। और ये राइट उसको कौन देता है? रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ठीक है, 1939 में जो है वो जो ग्राउंड्स लिखे गए हैं कि एक फ़ीमेल जो है या अपनी जो है ना वो मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है, तो वो ये डिफरेंट ग्राउंड्स हैं। ठीक है, मेल कैसे मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है? ठीक है, वो तो आपको पता ही है कि तलाक दे देता है। ठीक है, तो जो फीमेल के पास जो ग्राउंड्स दिए गए हैं वो जो है ना वो रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में वो ग्राउंड्स दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है ना वो मेल तो आपको पता ही है कि वो तलाक दे के तो उसके पास जो तो मुकम्मल राइट्स हैं। ठीक है, जो लैंड लॉज ने जो राइट्स दिए हैं फीमेल को वो रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में दिए गए हैं। ठीक है, एज क्या है? एज मैंने बताइए कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ जो है ना वो चाइल्ड मैरिज एक्ट वो उसमें जो 1929 है उसमें जो बताया गया है कि मेल की 18 और फीमेल की 16 ईयर एज होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर तो कैपेसिटी है, एज है, ठीक है, तो फिर वो शादी कर सकते हैं। उसके बाद प्रपोजल और ऑफ़र। ठीक है, ऑफ़र होना चाहिए, यानी कि इजाब का कॉन्सेप्ट आता है इस्लाम में। ठीक है, इजाब होना चाहिए। इजाब मतलब कि प्रपोज़ल करे कोई, ये तो आपको पता ही है कि जो है ना वो प्रपोज़ल जो है ना वो मेल की तरफ से ही होता है। ठीक है, मेल जो है ना प्रपोज करता है फीमेल को। ठीक है, तो पहली तो चीज़ ये है कि एक वैलिड मैरिज में जो है ना प्रपोज़ल होना चाहिए। ठीक है, देन फिर कबूल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, इस्लाम में जो है ना वो इजाब और कबूल का कॉन्सेप्ट है, और एक्सेप्ट जो है ना वो फीमेल की साइड से जो है ना वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेप्टेंस जो है वो विदाउट जो है ना वो कॉर्शन एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, कॉर्शन ये है कि वो विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, तो फिर जो है ना वो शरीयत कहती है कि वो निकाह जो है ना वो वैलिड है। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें इससे एग्जांपल भी मिलती है। हज़रत अली और जब हज़रत फ़ातिमा का जो निकाह के वाले से जो है हज़रत अली जब आए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल भी हमें मिलती है इजाब और कबूल के वाले से। ठीक है, कि फ्री कंसर्न थी हज़रत फ़ातिमा की। ठीक है, हज़रत फ़ातिमा की फ्री कंसर्न थी हज़रत अली के वाले से। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हज़रत जो फ़ातिमा है उनसे जो है ना वो पूछना जो है ना वो मुनासिब समझा था। ठीक है, तो ये एक जो है ना वो ऑफर और एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट हमें इस्लाम से ही मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ जो असेंशियल है, यानी कि एक वैलिड मैरिज के लिए वो कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल जो है ना वो इस कैपेसिटी में है कि वो मैरिज कर सकते हैं। फिर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। प्रपोजल जो है ना वो मेल की तरफ से होता है और एक्सेप्टेंस जो है ना वो फीमेल की तरफ से होती है। ठीक है, देन फिर जो है ना वो ऑफर और एक्सेप्टेंस इन द सेम मीटिंग, ये एक चीज़ है। ये एक चीज़ है जो कि इस्लाम ने जो ना वो कॉन्सेप्ट दिया है कि ये इसको जो ना वो फॉलो करना लाजमी है। ठीक है, यानी कि ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है ना वो एक सेम मीटिंग में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैं इस तो ये एक चीज़ है, मतलब एक जो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस है ना वो सेम मीटिंग में होनी चाहिए। मतलब अगर आप नकाब पढ़ा रहे हैं तो मेल और फीमेल का जो है ना वो एट अ टाइम मौजूद होना लाजमी है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है ना वो ऑनलाइन भी निकाह पढ़वाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी निकाह करते हैं, तो उसमें भी ये होता है कि जो बाहर बैठा शख्स होता है ना, या किसी और कंट्री में होता है या किसी और सिटी में बैठा शख्स होता है, ठीक है, तो वो अपना वली जो है वो उधर से जो है ना वो एक पर्सन को जो है ना वो अपना वकील मुंतखब करता है। ठीक है, कि ये मेरे बिहाफ पे जो है ना वो इस कॉन्टैक्ट में एंटर होगा। सही है, तो ये जो ऑफर और एक्सेप्टेंस है वो एक सेम मीटिंग में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इस स्पेसिफिक बिल्डिंग में जिधर आप रह रहे हैं, ठीक है, निकाह हो रहा है, ठीक है, और अगर यहाँ पे फीमेल मौजूद है और मेल मौजूद नहीं है, तो फिर वो शरीयत कहती है कि वो निकाह वैलिड नहीं है। मतलब ये नहीं हो सकता कि जो है ना वो मेल ने आज साइन करके जो है ना वो अपने साइन करके तो भेज दिए और फीमेल के पास जो है ना वो 3-4 दिन के बाद पहुँचा वो जो है ना वो सिग्नेचर हुआ, वो जो मैरिज सर्टिफिकेट है। ठीक है, वो फीमेल जो है ना वो 3-4 दिन के बाद जो है ना उसको दस्तखत कर रही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो शरीयत ने मना फरमाया है। ठीक है, मेल और फीमेल का एट अ सेम मीटिंग में, यानी कि एक जगह मौजूद होना लाजमी है। ठीक है, ये इस्लाम जो है ना वो कहता है। फ़ोन कॉल पे मैं फिर से बता दूं कि आपने देखा होगा कि बहुत से जो है ना वो ऑनलाइन निकाह होते हैं। ठीक है, मर्द जो है ना वो किसी और सिटी में होता है और फीमेल जो है ना वो किसी और सिटी में होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि वो जो मेल है वो उसी सिटिंग में बैठा हुआ किसी शख्स को जो है ना वो अपना वली या अपना वकील जो है ना वो अपॉइंट कर लेता है कि ये मेरे बिहाफ पे जो है ना वो कांटेक्ट करेगा। ठीक है, और वो फिर जो है ना उसके बिहाफ पे कांटेक्ट करता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो शरीयत ने बताया है। ठीक है, ये एक वैलिड जो है ना वो मैरिज होती है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर एक पर्सन जो है ना वो आज साइन करके भेज रहा है और 3-4 दिनों के बाद किसी फीमेल के पास पहुंच रहे हैं, तो शरीयत ने
वो लैंड लॉ तो कहता है वो शादी हो चुकी है, यानी कि जो पाकिस्तानी लॉज हैं वो तो कहते हैं कि इट्स अ वैलिड मैरिज, ठीक है, लेकिन शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है, ठीक है। तो ये सेम मीटिंग में होना लाजमी है, ठीक है। ये सेम मीटिंग का कॉन्सेप्ट भी ये है, ठीक है। मतलब जो मेल और फीमेल है वो एट अ टाइम जो है ना वो उधर मौजूद होने लाजमी है, ठीक है। तो फिर ही आप जो है ना वो वैलिड मैरिज होगी। अनदर मीटिंग डोंट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मैरिज। अगर अनदर मीटिंग है, ठीक है, तो फिर उसको हम वैलिड मैरिज में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये जैसे अनदर मीटिंग में ये मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि आज जो है ना वो मेल ने सिग्नेचर किए हैं और 3-4 दिन बाद जो है ना वो मेल जा रहा है फीमेल के पास और उसको कह रहा है कि अब तुम साइन कर दो। तो ये जो है ना वो इस शरीयत ने इस चीज़ से मना किया और ये वैलिड मैरिज में नहीं आएगा, ठीक है। ये रेगुलर मैरिज में नहीं आएगा, सही है। हदाया में भी यही चीज़ लिखी है कि आई हैव married myself to you and that the acceptance of I have consented, ठीक है। तो ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो है ना वो एट द सेम मीटिंग होना चाहिए। उसके बाद फ्रीडम होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ की, फ्री कंसर्ट होनी चाहिए, ठीक है। दोनों जो मेल और फीमेल है उनकी फ्री कंसर्ट। उस पहले जो था वो स्लेव गर्ल का कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है। तो इस्लाम कहता है कि आप उसको आज़ाद करवा के तो उससे शादी भी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई औरत जो है ना वो गुलाम है किसी की, ठीक है, तो आप उसको आज़ाद करवाएं पहले, ठीक है, फिर उससे कंसर्ट लें उसकी, ठीक है। फिर अगर वो आपसे रजामंदी शो करती है, आप कंसर्न देती है, तो फिर आप उससे शादी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो ना स्लेव गर्ल से भी जो है ना वो शादी हो सकती है। कॉन्सिडरेशन ये है कि जो है ना वो डॉवर यानी कि हक मैर का होना लाजमी है, ठीक है। विदाउट डॉवर देयर इज़ नो मैरिज। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि विदाउट डॉवर जो है ना वो आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है। महर जो है ना वो एसेंशियल होता है, राइट ऑफ वुमेन, ठीक है। ये औरत का हक है और ओब्लिगेशन है हस्बैंड की। इतनी ज़्यादा ओब्लिगेशन है कि अगर हस्बैंड परफॉर्म नहीं करता तो उसकी जायदाद में से अगर वो मर जाता है परफॉर्म किए बगैर, ठीक है, अपनी जो हक महर है वो अपनी जो है ना बीवी को नहीं देता, ठीक है, तो उसके तदफीन के बाद जो सबसे पहली जो चीज़ उससे ली जाती है ना उससे हक महर लिया जाता है उसकी प्रॉपर्टी में से, ठीक है। तो हक महर ओब्लिगेटरी है। अगर हक महर नहीं डिसाइड किया गया, हक महर तो ये होता है कि आप जो है ना वो डिसाइड करते हो। इसमें भी 2 किस्में हैं, प्रॉम्प्ट टावर और डेफर्ड डावर, ठीक है। मतलब आपने जो है ना वो हक महर जो है ना वो डिसाइड किया कि हम शादी से पहले ही दे देंगे, ठीक है। कॉन्जुगल राइट्स परफॉर्म करने से पहले ही हम जो है ना वो हक महर दे देंगे, ठीक है। और कुछ जो है ना वो ये डिसाइड करते हैं कि हम जो है ना वो डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी कि जब मैरिज डिसॉल्व हुई अगर, तो यहाँ विद ड्यूरिंग मैरिज जो है ना वो इस तरह जो है ना वो हक मैरिज कभी भी दे सकते हैं, शादी के बाद कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वो डिसाइड कर देते हैं कि 10 लाख या 5 लाख, ठीक है, या इतना हक मैरिज जो है ना, या 10,000 20,000 जितना भी आप कंसीडर करते हैं, तो ये हम जो है ना वो हक मैरिज जो है ना वो रखते हैं, ठीक है। तो वो जो है ना हस्बैंड को देना लाजमी होता है, ठीक है। विदाउट हक महर जो है ना वो एक निकाह जो है उसको हम वैलिड नहीं कह सकते और ना ही वो निकाह जो है ना वो वैलिड होता है, ठीक है। सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स इसके वाले से थोड़े स्ट्रिक्ट है। शिया कहता है कि वो इरेगुलर में आ जाता है, निकाह जो है ना वो देना जो है ना वो लाजमी है, ठीक है। इसी के ग्राउंड पे जो है ना वो बहुत सी फीमेल्स जो है ना वो डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी कि डिज़ोल्व भी करवा लेती हैं अपनी शादी। मेजोरिटी का होना लाजमी है, ठीक है, जो है ना वो मेजर होने चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एज ऑफ पुबर्टी जो है ना उन्होंने अटेन की हो। ये नहीं है कि फ़ीमेल जो है ना वो उसकी जो है ना वो एज और एज ऑफ पुबर्टी नहीं है आप उसकी शादी कर दें। वो हमने केस लॉ भी ऊपर पढ़ा था कि अगर एज ऑफ पुबर्टी नहीं है तो फीमेल के पास राइट है कि वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है। अपोजिट जेंडर होने चाहिए, कभी भी सेम जेंडर मेल से शादी नहीं कर सकता। इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी, ना ही फीमेल से शादी कर सकती है, ठीक है। तो अपोजिट जेंडर होनी चाहिए, ठीक है। मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट जो है ना वो होना चाहिए, वही जो है ना वो मेल ही ऑफर करे, ठीक है, और फीमेल ही एक्सेप्ट करे, तो डेट चीज़ है ऑपोजिट जेंडर। विटनेसेस का होना लाजमी है, 2 मेल विटनेसेस। तो विटनेसेस के वाले से जो है ना वो सुन्नी जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, आप आर्टिकल 17 अगर हम पढ़े हैं QSO का, तो उसमें भी सेम ही चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। हदूद लॉज के वाले से आता है ना, जो हद अल्लाह ताला ने मुकर्रर की गई हैं, ठीक है। तो अभी उसमें सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ना वो ये कहते हैं कि विटनेसेस का प्रेजेंट होना लाजमी है, ठीक है। विटनेसेस अब क्या है कि या तो 2 मेल होंगे, ठीक है, या 2 मर्द जो है ना वो होने चाहिए, ठीक है, या 1 मेल और 2 फीमेल्स जो है ना वो विटनेसेस होंगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 मेल हैं, अगर मेल 2 नहीं है तो फिर 1 मेल होगा, 1 मर्द होगा और 2 औरतें होना लाजमी है, ठीक है। विटनेसेस एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब निकाह हो रहा है तब, सही है। और अगर हम शिया लॉ की बात करें तो शिया लॉ कहता है, शिया स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि विटनेसेस का होना लाजमी नहीं है, ठीक है। अगर विटनेसेस नहीं है, अगर लड़का और लड़की ने आपस में निकाह कर लिया है तो उस निकाह को जो है ना हम वैलिड यानी कि रेगुलर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये शिया स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं। अगर हम इसकी केस लॉज को भी, डिफरेंट केस लॉज को स्टडी करें, ठीक है, आलमगीर वर्सेस स्टेट ये एक केस लॉ है, ठीक है, जिसमें ये हेल्ड किया गया था कि एविडेंस ऑफ विटनेस वाज एनफ
टू प्रूव द निकाह, ठीक है, कि मतलब अगर एविडेंस विटनेसेस आके ये एविडेंस दे रहे हैं कि जो है ना इन दोनों लड़का और लड़की के दरमियान निकाह हुआ है, ठीक है, ऑफर और एक्सेप्टेंस अगर प्रूव नहीं भी हुई, ठीक है, अगर और लड़की जो है ना वो ये कहती है कि मैंने जो है ना वो निकाह नहीं किया, ठीक है, या मुकर जाते हैं समटाइम, बहुत से ऐसी केसेस आते हैं कोर्ट्स में कि फ़ीमेल कहती है कि मेरी जो है ना वो कंसर्न के बगैर जो है ना निकाह हुआ है, या मैंने जो है ना वो ऑफ़र नहीं थी की, एक्सेप्टेंस नहीं थी की। मैं ऐसे ही जो है ना मेल्स भी कहते हैं कि हमने जो है ना वो ऑफ़र नहीं थी की और एक्सेप्टेंस नहीं हुई, ठीक है, पता नहीं कैसे निकाह हो गया है, ठीक है। तो वो अगर विटनेसेस मौजूद हैं, ठीक है, तो ये केस ला कहता है आलमगीर वर्सेस स्टेट 1956 के विटनेसेस अगर आके कह रहे हैं कि हमारे सामने इन दोनों ने ऑफ़र और एक्सेप्टेंस की थी, तो उनको ज़्यादा जो है ना इस चीज़ की प्रूव की ज़रूरत नहीं है कि वो जो है ना उन्होंने उनके दरमियान जो है ना ऑफ़र एक्सेप्टेंस हुई है, फिर वो अगर अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवाएंगे तो वो फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के वे से, ठीक है, या तो वो तलाक होगी, ठीक है, या वो खुला होगी, या वो डिफरेंट जो है ना वो ग्राउंड्स दिए हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में, ठीक है। तो अगर हम इसहाक चौधरी वर्सेस फ़खरा बीबी केस को देखें, स्टडी करें, तो उसमें ये लिखा गया कि अगर ऑफ़र और एक्सेप्टेंस हुई है, मतलब फ़ीमेल आके कह रहे हैं कि हमने अपनी फ्री कंसर्न के साथ ऑफ़र और एक्सेप्टेंस की है, ठीक है, तो फिर इस चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे विटनेसेस मौजूद थे या नहीं थे मौजूद है, ठीक है, तो वो फिर उनकी जो है ना वो शादी कंसीडर की जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर जो मेल और फीमेल पिछले 5, 6, 7, 8 सालों से इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है, और सोसाइटी यही कंसीडर कर रही है कि ये जो है ना वो शादीशुदा हैं और उनके जो है ना वो बच्चे भी हो चुके हैं, ठीक है, तो यही कंसीडर किया जाएगा कि वो बहुत जो है ना हस्बैंड एंड जो, तो फिर यही कंसीडर किया जाएगा कि वो दोनों लड़का लड़की है ना वो शादीशुदा हैं, ठीक है। बहुत से जजमेंट्स भी हैं लाहौर हाई कोर्ट की इसके हवाले से। तो ये हमने जो है ना वो उसको एसेंशियल को डिस्कस किया। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, उसके अलावा बहुत सी ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि जो माइनर्स होते हैं, ठीक है, उनके बिहाफ पे कौन जो है ना वो उनके बिहाफ पे जो ना कंसर्न देता है, तो उनके गार्डियन जो है ना वो कंसर्न देते हैं, ठीक है। गार्डियन में सबसे पहले जो ना वो फादर आता है, फिर उनके ग्रैंडफादर आते हैं, ठीक है, फिर उनके ब्रदर आते हैं, फिर मदर और देन फिर सो ऑन, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस वाइज चलता है। अगर फादर नहीं है तो फिर ग्रैंडफादर आएंगे, अगर ग्रैंडफादर नहीं है तो फिर जो है ना उनका भाई जो है उनके बिहाफ पे जो है ना वो एज अ गार्डियन रोल प्ले करेगा, ठीक है। अदरवाइज जो है ना वो फीमेल खुद भी अगर वो मेजर है, ठीक है, 18 से अबव हैं, 16 से अबव हैं, तो अपनी कंसर्न दे सकती हैं। 16 से अबव हैं तो अपनी कंसर्न दे सकती हैं, ठीक है। अगर वो 16 से जो या मतलब वो अगर वो 16 से अबव हैं तो वो अपनी फ्रीली कंसर्न दे सकती हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ना वो कोई इसके ऊपर जो है ना वो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि गार्डियन ही आकर जो है ना उनके बिहाफ पे कंसर्न देंगे, ठीक है। तो विटनेसेस का जो ये 2 विटनेसेस के वाले से हमने पढ़ा है, ठीक है, कि एट अ टाइम जो सुन्नी अगर मैरिज हो रही है, शादी हो रही है, तो उसमें 2 मेल होना लाजमी है या 1 मेल और 2 फीमेल होना लाजमी है, ठीक है। तो वो मेल जो है ना वो मेजर होने चाहिए, अडल्ट, ठीक है, और सेन होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो अनसाउंड माइंड होते हैं पर्सन, ठीक है, जो अनसाउंड माइंड होते हैं, देखिए कोई भी पर्सन जो है ना वो निकाह कर सकता है, ठीक है, लेकिन एज हमने एक डिटरमाइन कर दी कि लैंड लॉज ने, और जो शरीयत कहती है कि वो बालग होने चाहिए। शरीयत ने जो है ना एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि बालग हैं तो फिर आप निकाह कर सकते हैं। लैंड लॉज ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 16 साल से लड़की ऊपर है, मेल जो है 18 साल से ऊपर है, तो वो निकाह कर सकते हैं, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो इम्पोज कर दी, ठीक है। अब एक पर्सन है जो कि अनसाउंड माइंड है, पागल है, ठीक है, उसका निकाह हो रहा है, तो फिर उसके भी आप पे उसके गार्डियन जो है ना वो कांटेक्ट में इन होंगे, ठीक है। आपने बहुत सा देखा होगा ऐसे सोसाइटी में जो अनसाउंड पर्सन होते हैं, ठीक है, उनका भी निकाह हो रहा होता है, ठीक है। तो वो गार्डियन फिर जो है ना उसके बिहाफ पे जो है ना वो कंसर्न देते हैं, ठीक है। तो फ्री कंसर्न होना लाजमी है, जैसे कि मैं पहले से बता रहा था, ठीक है। और लीगल इफेक्ट क्या होता है मैरिज का, वो होता है मैरिज का कि जो कॉन्जुगल राइट्स है ना मेल और फीमेल के, उसको वैलिड जो है ना वो कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और वो जो है ना विलफुली अपने जो है ना वो राइट्स परफॉर्म कर सकते हैं। बच्चा जो होता है उसको लेजिटिमेट डिक्लेयर किया जाता है, और उस बच्चे का जो है ना इनहेरिटेंस में जो है ना वो प्रॉपर राइट्स भी होता है, ठीक है। जो इलिजिटिमेट चिल्ड्रन होते हैं ना उनका इनहेरिटेंस में राइट नहीं होता। जब आप QSO पढ़ेंगे तो इसमें ये सारी चीज़ें आप जो है ना वो डिटेल से डिस्कस हुई हैं उसमें, क्योंकि वो QSO आपको पता ही है कि वो इस्लामिक इंजंक्शन पे बेस करता है, ठीक है। लैंड लॉज और इस्लामिक जंक्शन पे बेस करता है QSO, ठीक है। तो उसमें बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। अगर इलिजिटिमेट चाइल्ड है तो उसके बिल्कुल भी राइट्स नहीं दिए गए, ना इस्लाम में और ना ही लैंड लॉज में, ठीक है। अगर हम इसका केस ला डिस्कस करें, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, इन दिस केस द लीगल इफेक्ट ऑफ द मैरिज आर लीगलाइज द एंजॉयमेंट ऑफ ईदर ऑफ देम विद द अदर इन द मैनर विच इज़ मैटर इज परमिटेड बाय लॉ, ठीक है। वो इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, हर वो चीज़ इंजॉय कर सकते हैं जो विद इन द लॉ, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉ में रह के वो हर चीज़ इंजॉय कर सकते हैं जो कि लॉ ने उनको इजाज़त दी है। वो हर चीज़ उसको जो है ना इंजॉय कर सकते हैं। प्रोहिबिटेड
जो है ना फॉर डूइंग अपीयर इन पब्लिक, आवाम में बैठ के यानी पब्लिक प्लेस पे बैठ के वो अपने जो है ना वो कॉन्जुगल राइट्स परफॉर्म नहीं कर सकते। ये जो है ना रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं लॉ ने, ठीक है। नंबर ऑफ़ वाइफ्स की अगर हम बात करें तो एक मर्द जो है वो एट अ टाइम 4 औरतों से शादी कर सकता है, 5वीं की इजाज़त नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही जो है ना वो एक वाइफ जो है ना वो एट अ टाइम एक ही मर्द के साथ शादी कर सकती है, दूसरे की इजाज़त नहीं है। पहले से तलाक लेके, ठीक है, अपनी जो है इद्दत का टाइम पीरियड है उसको पूरा करके देन फिर वो जो है ना वो दूसरी शादी जो है ना वो कर सकती है, ठीक है। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो इससे सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और बहुत सी केस लॉ में इसको रिलीजियस एग्रीमेंट भी कहा गया है, जिसमें जो है ना वो साउंड पर्सन, जो साउंड माइंड पर्सन होते हैं मेल और फीमेल, ठीक है, एक जो पर्सन है वो जब ऑफ़र करता है दूसरे पर्सन को तो दूसरा पर्सन जो है ना उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जब वो एज जो अटेन कर देते हैं पॉपुलरिटी की, यानी कि जब बालिग हो जाते हैं और जो लैंड लॉज ने जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन बताई हैं उनको फुलफ़िल कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, फ्री कंसर्न, विटनेसेस मौजूद होते हैं एट द सेम मीटिंग। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो सेम मीटिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि ये नहीं है कि हस्बैंड आज जो है ना वो साइन कर रहा है और वाइफ जो है ना वो 10 दिन बाद जाके उसके ऊपर जो है ना वो कंसर्न दे रही है या उसके ऊपर साइन कर रही है, तो एट अ सेम मीटिंग जो है ना वो प्रेजेंट होना लाजमी है और हक महर का होना लाजमी है, ठीक है। हक महर हर हाल में होना लाजमी है। देयर इज़ नो मैरिज विदाउट टावर, ठीक है। इस्लाम में जो है ना वो मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं है टावर के बगैर। तो ये जो है ना वो चीज़ें होना लाजमी है एक वैलिड मैरिज के लिए। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे ख्याल, अल्लाह हाफिज़।